हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट कैपेसिटर थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में अपन बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इस क्वेश्चन पे। लेकिन आपको तो लास्ट लेक्चर हमने फाइंड किया था कि पैरेलल प्लेट, ध्यान देना यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा और किस तरीके से उसको फाइंड किया गया था। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी लिया था, तो उसी पे बेस्ड दूसरा प्रॉब्लम है। और ये भी याद होना चाहिए आपको कि वैल्यू क्या आ रहा था, C = एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बात समझ आ रही है ना, यही तो आया था रिजल्ट। यहाँ पे दो कैपेसिटर थे पैरेलल, मान लो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात समझ आ रहा है, एक ये प्लेट था, दूसरा ये प्लेट था, ठीक है। अब दोनों प्लेट का अगर मान लो यहाँ पे एक को बोलते हो फर्स्ट प्लेट, दूसरे को बोलते हो सेकेंड प्लेट, तो दोनों के बीच का सेपरेशन आप क्या कंसीडर किया था हमने, डी। यहाँ पे सेपरेशन दोनों के बीच में क्या कंसीडर किया था, डी। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लेट का सरफेस एरिया, प्लेट का सरफेस एरिया क्या कंसीडर किया था यहाँ पे, ए। तो ध्यान देना यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। लेकिन ये ध्यान देना कि इस कैपेसिटेंस के बीच में एयर या वैक्यूम है तब ये फॉर्मूला आता है। ये जो फॉर्मूला आता है एयर या वैक्यूम होगा कंप्लीटली, तो याद रखना यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन कोई मीडियम फिल कर दिया जाए, ध्यान देना बच्चे, अगर यहाँ पे एयर या वैक्यूम की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे कोई मीडियम फिल कर दो। मान लो यहाँ पे कोई क्या होता है, यहाँ पे मीडियम, तो याद रखना यहाँ पे इन केस ऑफ मीडियम अगर देखा जाए तो ये चीज जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो क्या होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन A बाई डी हो जाता है। अब समझना यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कब लगाया जाता है, जब क्या होता है यहाँ पे फ्री स्पेस हो। लेकिन एप्सिलॉन कब रखा जाता है, जब कोई मीडियम, और मीडियम का ये क्या होता है यहाँ पे, ये चीज देखा जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ आ रही है ना, यही तो होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर वैक्यूम रहेगा तो ये रहेगा, और कोई मीडियम प्लेस कर रहे हो, ऑयल हो सकता है, पेपर हो सकता है, तो याद रखना वाटर हो सकता है, तो याद रखना यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, थॉरोली क्वेश्चन आते हैं ना नीट में भी, जेईई में, तो ध्यान देना यहाँ पे थॉरोली क्वेश्चन क्या था, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और याद रखना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड प्रॉब्लम है। दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ द प्लेट। थर्ड क्या दे रखा है, मीडियम बिटवीन द प्लेट, और फोर्थ दे रखा है मिडिल ऑफ द प्लेट। कहने का मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे पास। एक तो क्या दे रखा है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, तीसरा मीडियम बिटवीन द प्लेट, और फिर मिडल ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको बताओ यहाँ पे डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ना। मान लो मीडियम फिल है, समझना यहाँ पे प्लेट के बीच में क्या होता है, यहाँ पे मीडियम है जिसका यहाँ पे एप्सिलॉन दे रखा है वैल्यू, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ध्यान देना यहाँ पे एप्सिलॉन A बाई क्या होता है यहाँ पे डी। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है। दूसरा एरिया ऑफ द प्लेट, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, देखिए फॉर्मूले में आ रहा है। तीसरा मीडियम बिटवीन द प्लेट, देखो एप्सिलॉन अगर लगा रहे हैं तो मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है, मिडल ऑफ द प्लेट। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे थॉरोली क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट करना। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे पार्ट पे आते हैं यहाँ पे कि ये जो कैपेसिटेंस होता है किन चीजों पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। और याद रखना कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस क्या होता है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट फेरेड होता है, फेरेड होता है, ध्यान देना। या फिर क्या होता है यहाँ पे कूलम पर क्या हो जाएगा, वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, दोनों मैंने समझा दिया है, डायमेंशन भी फाइंड करवाया था, लेकिन फेरेड शायद नहीं बताया था। याद रखना फेरेड होता है, क्या फेरेड, याद रखना यहाँ पे कि फेरेड होता है। फेरेड देखो C = Q बाई V होता है, राइट। तो ये याद रखना, इसका एक यूनिट तो फेरेड होगा, और दूसरा यूनिट क्या पॉसिबल है यहाँ पे, कूलम पर वोल्ट, दोनों यूनिट राइट है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर जूल, जिसके बेसिस से अपन ने डायमेंशन फाइंड किया था। और कैपेसिटेंस के बारे में दूसरा पॉइंट ध्यान देना है यहाँ पे, इसका यूनिट अगर देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पे, फेरेड। पास यूनिट क्या होता है यहाँ पे, फेरेड। अब आ जाते हैं और कुछ पॉइंट पे, किस पे डिपेंड करता है ये और किस पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ आ रही है ना, किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान देना यहाँ पे
सी डिपेंड्स ऑन, ध्यान से समझना है यहाँ पे सी क्या होता है, यहाँ पे डिपेंड्स करेगा किन किन फैक्टर पे, तो ये देखना है यहाँ पे। एक तो क्या होता है सेव और ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर, किस पे डिपेंड करते हैं यहाँ पे, सेव और ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी है कैपेसिटर का, क्या वो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है। तो याद रखना सेफ या ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, इस पॉइंट को लिखवा रहा हूं यहाँ पे, डिपेंड करता है। बात सुनो, डिपेंड्स ऑन अब कौन कौन से फैक्टर है, तो यहाँ पे सेफ और ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। और सेकंड पॉइंट क्या होता है मीडियम बिटवीन प्लेट, याद रखें यहाँ पे मीडियम बिटवीन प्लेट। ये आ जाते हैं कभी कभी, थॉरली क्वेश्चन आ जाता है, अभी एक प्रॉब्लम किया है अपन ने। लेकिन इंडिपेंडेंट किस पे होता है, इंडिपेंडेंस ऑन, इंडिपेंडेंस ऑन, अब किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान देना यहाँ पे एक तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कितना भी चार्ज आप, क्योंकि कंडक्टर है ना, कितना भी चार्ज आप रख दो वो कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज नहीं होता है। आपको तो ये चीज ध्यान देना, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो यही होता है यहाँ पे कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना भी आप रखते हो, कोई भी पैरेलल प्लेट है, आप जितना मर्जी आप चार्ज चढ़ा दो, लेकिन कैपेसिटेंस का वैल्यू उसका चेंज नहीं होता है। ये क्या होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, चार्ज के अलावा देखा जाए तो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है यहाँ पे, पोटेंशियल पे। ये सारी बातें एक एक नोट कर लेना है यहाँ पे, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट ध्यान देना यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी पे ध्यान देना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं बच्चे। कहने का मतलब क्या होता है, आपके माइंड में ये जरूर चल रहा होगा कि C = Q/B होता है, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बात समझ में, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो मतलब प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो आप किसी भी प्लेट पे कितना भी चार्ज दे सकते हो, कोई मना थोड़ी कर सकता है, और उसका कैपेसिटेंस फिक्स होगा, क्योंकि क्या होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई क्या होता है यहाँ पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दूसरा, दोनों प्लेट, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो कोई अगर देखा जाए यहाँ पे दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी आ रहा हो, याद रखना कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये भी याद रखना। और तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है उसके बीच में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना आ रहा है, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई यहाँ पे अबाउट टू कैपेसिटेंस, ये चीज आपको नोट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, और ये भी समझाया आपको कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या बोल, कैपेसिटेंस कोई भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी आप सीखते हो तो हमेशा याद रखना, ये जरूर ध्यान दिया करो कि उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, और साथ साथ क्या वो स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है या वेक्टर है, ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। अब नोट करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, कल अपन ने पढ़ा था इस पे, यहाँ पे पहले प्लेट कैपेसिटर पे। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ, क्या होता है यहाँ पे, जो दूसरा टाइप होगा कैपेसिटर का उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करना है जल्दी से, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो। और ध्यान देना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। आगे ध्यान देना, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे अपन आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर बात करेंगे आज। स्फेरिकल कैपेसिटर बात समझ में आ रही है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर। बच्चे स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है ये समझना पहले से। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट थे, लेकिन स्फेरिकल में दो क्या होता है, यहाँ पे स्पेयर रहेंगे, दो स्पेयर रहेंगे। मान लो एक स्पेयर क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, समझो अरेंजमेंट, दो स्पेयर, एक का रेडियस दे रखा है यहाँ पे R1, दूसरे का रेडियस दे रखा है यहाँ पे R2, समझ में आ रहे हैं। अब देखो दो प्लेट हैं, स्फेरिकल प्लेट है, पहले पैरेलल था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैरेलल था, इसमें स्फेरिकल है। तो ध्यान देना यहाँ पे दो प्लेट है, एक क्या होता है यहाँ पे, एक का रेडियस और ये मान लो ये फर्स्ट स्पेयर है, और ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड स्पेयर है।
ये ध्यान देना, ये सॉलिड हो सकता है या हॉलो हो सकता है, अंदर वाला कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाहर वाला क्या होता है, हॉलो ही होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान देना यहाँ पे R1 अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट स्फीयर का रेडियस और R2 क्या होता है, सेकेंड स्फीयर का रेडियस। तो आपको करना क्या है, टेक्निक देखो यहाँ पे, इसका कैपेसिटेंस हमें मालूम करना है। फर्स्ट काम क्या होता है, एक को क्या करें अपन, पॉजिटिव चार्ज दे दें और दूसरे को दे दें नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनर का जो प्लेट है उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ और दूसरे को क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। जो इनर का है उसको क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। ये आप पे डिपेंड करता है ना, टोटली ये चीज आप पे डिपेंड करता है किसको किस प्लेट को क्या दे रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो इनर है उसको पॉजिटिव चार्ज, जो आउटर है उसको क्या दे रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज। अब फर्स्ट काम हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या था, इन दोनों के प्लेट के बीच में, मतलब ये जो स्फीयर है और ये स्फीयर, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना। तो सेकेंड वर्क क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता हो। याद करो तो पैरेलल प्लेट में अपन ने इन दोनों के बीच में, ये एक प्लेट था, ये दूसरा प्लेट था, इन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले थे। इसी तरीके से इस स्फीयर के बीच में यही तो इतना स्पेस है, देखो ध्यान से, यही तो इतना स्पेस है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि गॉसियन से यहाँ पे गॉस लॉ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि सॉलिड स्फीयर से, ध्यान देना बच्चे, अगर रेडियस r है और इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, अगर चार्जेस पे q है, ध्यान देना यहाँ पे E इज इक्वल टू KQ बाई क्या होता है यहाँ पे, r स्क्वायर, ये याद रखना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये r डिस्टेंस मान रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या मान रहे हैं यहाँ पे, r सेंटर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ बाई क्या होता है यहाँ पे, r स्क्वायर, राइट। यही तो होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, KQ बाई r स्क्वायर। अब सेकेंड काम हो गया। अब ये सोचो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल। अब देखो r का वैल्यू अगर चेंज करोगे, देखो r का वैल्यू यहाँ पे रखा तो r का वैल्यू तो कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, लेकिन r यहाँ पे बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि r का वैल्यू ज्यादा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए पोटेंशियल का थर्ड वर्क हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना होता है। अब पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान देना, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E, और ये क्या होता है, E इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, dr विद लिमिट। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे थर्ड काम हमारा क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है, अगर ये कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आ रहा है, पोटेंशियल काउंट करने के लिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब कैसे लगाते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज समझना है। यहाँ पे देखो, ऐसे समझो, यहाँ पे ये जो इनर साइड है इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, आउटर साइड स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे, V2। अब लिमिट लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे dV बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों साइड क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और इधर क्या होता है यहाँ पे E इंटू dr। याद रखना, इसको क्या कर रहे हो, ये चीज याद रखना, चाहे उसको डेल्टा भी लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो। अब समझो, यहाँ पे फर्स्ट स्फीयर का रेडियस क्या लिखोगे, R1, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे, V1। अब दूसरे स्फीयर के लिए रेडियस क्या होगा, R2, और इसका क्या होगा पोटेंशियल, V2। क्यों R1 से स्टार्ट किया R2 तक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से वेरी करना शुरू होता है ना, R1 से लेके R2 तक क्या होता है, यहाँ पे एक्सटेंड है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, R1 से लेके R2 तक। बात समझ में आ रहा है, ट्रेप हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिमिट R1 टू R2, तो पोटेंशियल V1 टू V2। अब ये नोट कर लिया हो तो ध्यान देना, यहाँ पे समझाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब समझना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करके V2 माइनस V1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1। इधर ध्यान देना, यहाँ पे माइनस साइन है, E के प्लेस पे ध्यान देना, ये वैल्यू रख देंगे कि नहीं, क्या, KQ बाई R स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा dr लिमिट R1 टू R2, राइट है ना। यही तो करेंगे अपन। अब ध्यान देना, यहाँ पे
ये चीज यहाँ पे समझो कि के क्यू कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा क्योंकि के कांस्टेंट होगा और चार्ज एक ही बार जो दे दिया सो दे दिया, चार्ज तो वेरी नहीं करेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर। और ये इधर क्या होता है R1 to R2 1 बाई आर स्क्वायर, और इधर क्या होता है यहाँ पे dr। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, माइनस के क्यू, और ये क्या होता है यहाँ पे इसका रिजल्ट सॉल्व करके आता है 1 बाई आर। अब देख लेना इंटीग्रेशन इसी तरीके से डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं। और इधर R1 to R2, अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ये चीज क्या हो जाएगा माइनस के क्यू, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 1 बाई, क्योंकि एक बार अपर लिमिट और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर लोअर लिमिट, राइट है ना, यही तो करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के क्यू, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई R1, क्योंकि ये प्लस पहले लिख दो माइनस वाला बाद में लिख दो। तो ये क्या होता है बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे B2 माइनस B1। अब समझो यहाँ पे एक चीज और समझा रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा हायर होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल हायर होगा कौन सा लोअर होगा। जिसपे चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा याद रखना हायर पोटेंशियल बोला जाता है, और नेगेटिव चार्ज जिसको दिया है इस स्क्वायर को तो वो क्या होगा लोअर। तो इसलिए हमें जो वैल्यू निकालना है मैग्नीट्यूड वो पॉजिटिव निकालना है। तो डेल्टा बी का वैल्यू क्या लेना चाहिए हमें, B1 माइनस B2 लेना चाहिए ना। समझो यहाँ पे डेल्टा बी का वैल्यू B1 माइनस B2 हमेशा क्या होता है, जो ज्यादा मान लो ये 12 वोल्ट है, ये क्या होता है यहाँ पे 4 वोल्ट, तो 12 माइनस 4 करेंगे ना डिफरेंस निकालते हो, क्या 4 माइनस 12 करेंगे। तो डेफिनेटली इतना तो सबको पता होता है कि क्या होता है हायर से लोअर वैल्यू निकाला है माइनस किया जाता है। तो हमें ये जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करना है B1 माइनस B2 के फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट करना है, इसका रीजन समझा दिया कि ये हायर पोटेंशियल है, ये क्या होता है लोअर। तो इन दोनों का डिफरेंस थी तो निकालना है डेल्टा बी, क्योंकि आगे कैपेसिटी जो कैपेसिटी फाइंड करोगे वहां पे क्या होगा डेल्टा बी का वैल्यू रख दोगे डायरेक्टली और रिजल्ट निकल आता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इसको क्या कर दो यहाँ पे B1 माइनस B2, इसको करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन करना पड़ेगा, और इधर क्या होगा माइनस के क्यू, इधर क्या होता है 1 बाई R1 माइनस क्या होता है यहाँ पे 1 बाई R2। अब ध्यान देना माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर हो गया डेल्टा बी के, इधर के क्यू, और ये चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये चीज सॉल्व करोगे तो यहाँ पे R2 इंटू R1, बात समझ आ रही ना, या ध्यान देना ये चीज मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ताकि समझ में आ जाए। ये इधर ड्रफ कर रहा है मैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, इसको ड्रफ कर दे रहा मैं इतना स्टेप, ठीक है। अब ध्यान देना आगे क्या होगा, इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो डेल्टा बी के बराबर होगा, राइट, इसका वैल्यू क्या होगा डेल्टा बी के बराबर आएगा। अगर डेल्टा बी के बराबर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे के क्यू, और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे के क्यू, R2 माइनस R1 बाई क्या होता है यहाँ पे R1 इंटू R2। ये किसका वैल्यू निकला है डेल्टा बी का। निकालना क्या है इस स्फीयर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फोर्थ स्टेप क्या करेंगे C इज इक्वल टू, याद करो हाउ टू कैन कैलकुलेट कैपेसिटेंस मेथड आपको समझाया था। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, C इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो Q बाई डेल्टा बी होगा कि नहीं, तो Q रख दो, डेल्टा बी के प्लेस पे के क्यू, और इधर क्या होता है यहाँ पे R2 माइनस R1, राइट है, डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, यही कर दोगे, क्यू क्यू कैंसिल, क्योंकि कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे के का वैल्यू लगे तो रख दो यहाँ पे, ये R1 R2 ऊपर चला जाएगा R1 इंटू R2, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू यही होता है, ध्यान देना बच्चे, और ये R2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे R1, समझ में आ रहा है ना। अब ये जो यहाँ पे डिवीजन का डिवीजन है ये ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, कहने का मतलब C का वैल्यू 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है यहाँ पे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 माइनस R1। ये इस तरीके से कैपेसिटेंस का वैल्यू स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आप फाइंड कर सकते हो। आपको बताओ थोड़ा स्टेप लॉन्ग था लेकिन ये आसान है अगर आपको मेथड वो पता है जो मैंने समझाया था कल लास्ट लेक्चर।